हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। माय नेम इज शिवम और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की। तो हम वाइटल साइंस क्लियर कर रहे थे। वाइटल साइंस में हमने टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को क्लियर कर लिया अभी तक प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में हम ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर के लिए हमें हार्ट की मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारे हार्ट में क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ के हमारे एओर्टा में चला जाता है। ठीक है, तो इन एओर्टा और आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो फ्लो होते टाइम एओर्टा और आर्टरी की वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगाता है। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। ठीक है, जिस टाइम पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाता है आर्टरी की सरफेसेस पे, क्योंकि यह ब्लड वेंट्रिकल को छोड़ के, हार्ट को छोड़ के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इस प्रेशर का नाम होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यह ज़्यादा होता है, ठीक है, अमाउंट में। दूसरा जो मिनिमम प्रेशर हमको ब्लड प्रेशर के इंटायर कार्डियक साइकिल के इंटायर प्रोसेस में देखने को मिलता है वह मिलता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यह वह ब्लड प्रेशर है जिस टाइम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में डायलेटेशन हो रहा होता है ना। तो डायलेटेशन होने की सिचुएशन में क्या होगा कि पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल में, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो एक सिंगल ऑर्गन हार्ट में लाया जा रहा है, तो वो प्रेशर ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो प्रेशर हमेशा कम रहेगा। इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई लोएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड इन एन आर्टरी जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट वेंट्रिकुलर, ये सिस्टोल नहीं है, और एट वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो ब्लड प्रेशर की बात आपको समझ में आ गई। इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120 to 80 mm/Hg। अब देखिए, इसको लिखने की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है mm ऑफ मर्करी। ठीक है, शुरू में जब स्फिग्मोमैनोमीटर डिस्कवर किए गए थे तो उस टाइम वो मर्करी के लेवल पर हम मेजर करते थे, इसी वजह से हम उसको आज भी mmHg से डिनोट करते हैं। जो इसमें पहली वैल्यू होती है वो हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट करेगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो वो हो गया 180, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऊपर लिखा जाता है 120/80, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है जैसे 80 उसको नीचे लिखा जाता है। इसमें कौन कौन सी आर्टरीज से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी जो हमारे आर्म में होती है वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेटरल आर्टरी कहाँ होती है, ये हमारे नी के पीछे होती है। ठीक है, बिहाइंड नी, और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी होती है हमारी एंकल में। तो इन तीन साइड से हम ब्लड प्रेशर को नॉन इन्वेजिवली मेजर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। देखिए, पल्स प्रेशर क्या है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का और लोएस्ट पॉइंट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो नॉर्मली कितना होता है ये 40 mm/Hg। ठीक है, 120 - 80 40 mm/Hg। अगर तीनों का रेशियो निकाले SBP, DBP और PP का, तो ये आएगा 3:2:1। अगर हमें दो वैल्यू दे दे इन तीनों में से, तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है मीन आर्टेरियल प्रेशर की। देखिए, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, यह है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों का एक मीन है, एक एवरेज है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है DV + 1/3 PP, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ आपका पल्स प्रेशर, और दूसरा फॉर्मूला है 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर / 3। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये था 93.3। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 80, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है हमारा 120 / 3, तो 8 × 2 = 16, तो 160 + 120/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 280/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 93.3 के अराउंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ 93 है ना, अप्रॉक्सीमेट 93 mm/Hg। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर असेसमेंट, यानी कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, पहला मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है डायरेक्ट मेथड। देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरी की वॉल्स पर ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर
ठीक है। अब अगर हम आर्टरी में कैनोला डालकर एक ट्रांसड्यूसर इंट्रोड्यूस कर दें तो वो ट्रांसड्यूसर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहेगा बीपी की। ऐसा उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें इन्वेजिव बीपी, जिनमें नॉन इन्वेजिव बीपी नहीं ले पाते हैं, यानी कि बाहर से हम बीपी नहीं ले सकते हैं, उनमें हम इन्वेजिव बीपी का यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं IBP। ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी कोलैप्स है, एम्पुटेशन है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखेंगे कि ये एक आर्टेरियल लाइन हमने डाल दी इसके अंदर, ठीक है, और इसे एक प्रेशर बैग से कनेक्ट किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रेशर बैग में एक NS की बॉटल लगाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर कनेक्टर रहता है आपके कार्डियक मॉनिटर से, ठीक है। तो हर सेकंड की जितना भी ब्लड प्रेशर में चेंज आता जाएगा वो सारा आपको इस कार्डियक मॉनिटर पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट, यानी कि जो मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का, ठीक है, और बहुत ही कन्वीनियंट है, ईजी है यूज़ करना, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का। इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर यानी NIBP। नेक्स्ट आता है कि बीपी मेजरमेंट के लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है स्टेथोस्कोप और दूसरा है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो देखिए स्टेथोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेल, और ये वाला जो पार्ट है बड़ा वाला, इसको हम बोल देते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया था रेने लेंचक ने 1816 में, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है, और स्फिग्मोमैनोमीटर को सैमुअल ने डिस्कवर किया था 1888 में, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, कितने तरह के स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ये वाला जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, यह है मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। मर्करी पहले यूज़ किया जाता था, ऐसे थर्मोमीटर पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन मर्करी एक हैजार्ड है अपने आप में ही, है ना, एक वेस्ट है, केमिकल वेस्ट अपने आप में ही, इसीलिए आजकल हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ बंद कर दिया गया है। तो मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर पहले यूज़ किए जाते थे। दूसरे तरीके के हैं एनेरॉइड, ठीक है, ये आजकल ज़्यादा यूज किए जाते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट है ये एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। इसमें एक बीपी कफ ऑलरेडी हमारा है और एक वॉल्व होता है, ठीक है, और एक इन्फ्लेटर ब्लैडर होता है, इन्फ्लेटर बलून होता है, ठीक है। तीसरा टाइप है हमारा डिजिटल, ठीक है, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर है। इसकी रीडिंग थोड़ी बहुत 5-10 mHg कम होती है हमारे मैनुअल वाले ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ बीपी को थोड़ा डिटेल में। तो पहला मेथड है इसका ऑस्कल्टेशन, दूसरा मेथड है पाल्पेशन और तीसरा मेथड है ऑसिलेशन, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, पाल्पेशन में हम सिर्फ रेडियल आर्टरी को टच करके फील करके उसके बाद सिर्फ इस पर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और ऑसिलेटरी में हम स्फिग्मोमैनोमीटर में ऑसिलेशंस देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्कल्टेशन के बारे में। तो ऑस्कल्टेशन के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अवॉइड स्मोकिंग फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो पेशेंट को इंश्योर करना है कि पेशेंट ने 30 मिनट्स तक कोई स्मोकिंग नहीं की है और 5 मिनट्स तक वो रेस्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी जब होती है उस टाइम ब्लड प्रेशर और हमारे डिफरेंट वाइटल साइंस थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और पोजीशन कौन सी देनी है आपको, या तो आप सुपाइन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर सिटिंग दे सकते हैं पोजीशन। सिटिंग पोजीशन दे रहे हैं, सुपाइन दे रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर्म आपका कहाँ होना चाहिए, हार्ट लेवल पर, ठीक है। अगर ये हार्ट लेवल से नीचे होगा तो बीपी हाई आएगा, और अगर हार्ट लेवल से ऊपर होगा तो बीपी लो आएगा। और लेग्स को क्रॉसओवर नहीं करना, अगर लेग्स क्रॉसओवर करते हैं तो बीपी कैसा आएगा, बीपी हमेशा आपको इंक्रीज्ड मिलेगा, ठीक है। अब ऑस्कल्टेशन के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लिया जब ब्रेकियल आर्टरी को यूज़ कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो आप क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर, ठीक है, जो एंटीक्यूबाइटल फोसा है आपका, ये एंटीक्यूबाइटल फोसा है आपका, तो यहाँ से आप 1 इंच ऊपर ब्लड प्रेशर कफ को बांध देंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर कफ को बांध देने के बाद उसके बाद आप स्टेथोस्कोप को कहाँ लगाएंगे, इस कफ के नीचे जो आर्टरी जा रही है उस पर आप इसको लगाएंगे और स्टेथोस्कोप को अपने कानों से लगाएंगे। उसके बाद आपको इस एयर बल्ब को इन्फ्लेट करना है, ठीक है, और जैसे जैसे आप इन्फ्लेट करते जाएंगे तो आप आर्टरी की आवाज़ सुनेंगे, नॉइज़ सुनेंगे, आर्टरी की साउंड सुनेंगे। तो जिस पॉइंट पर आर्टरी की साउंड बंद हो जाए उससे 20 mHg हमको ज़्यादा इन्फ्लेट करना है, ठीक है। 20 mHg जैसे आप ज़्यादा इन्फ्लेट करोगे उसके बाद धीरे धीरे आपको 2 से 3 mHg पर सेकेंड धीरे धीरे आपको डिक्रीज करना है, जो डीफ्लेट करना है आपको, ठीक है। इस इन्फ्लेटर बल्ब को धीरे धीरे डीफ्लेट करना है। जैसे आप डीफ्लेट करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको
एक साउंड सुनाई देगी। तो ये जो साउंड सुनाई देती है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोरास्कोफ साउंड, ठीक है। इसका नाम कोरास्कोफ इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम कोरास्कोफ था, इसलिए हम बोलते हैं इसको फर्स्ट कोरास्कोफ साउंड। यह आपका डिनोट करेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो आपको याद रखनी चाहिए ये चीज़ें कि फर्स्ट जो कोरास्कोफ साउंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कोरास्कोफ साउंड यह रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये साउंड डिक्रीज हो जाता था, 2, 3, 4 टोटल 5 साउंड्स होते हैं, धीरे धीरे साउंड डिक्रीज होता जाएगा। तो जिस पॉइंट पे साउंड बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा उसको बोलेंगे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये आएगा आपका DBP, यहाँ पर आपका साउंड साइलेंस हो जाएगा। तो यानी फिफ्थ कोरास्कोफ साउंड क्या है, साइलेंस, और फर्स्ट कोरास्कोफ साउंड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए पाल्पेटरी मेथड में क्या होता है कि हम पाल्पेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर बीपी कफ को हमने सेम आर्म पे एंटीकोबैटल फोसा के 1 इंच ऊपर आपने बांध दिया और कफ को इन्फ्लेट कर दिया। उसके बाद आप रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करोगे, ठीक है। तो रेडियल पल्स जिस पॉइंट पर रीअपियर होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन इस मेथड से आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को असेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा मेथड है ऑसिलेशन मेथड। ऑसिलेशन मेथड में क्या होगा कि आप सेम तरीके से इन्फ्लेट करोगे इन्फ्लेटर बैलून को, लेकिन आप इसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ नहीं करोगे। आप यहाँ पर जो आपका सिग्मोमैनोमीटर है उसमें आप ऑसिलेशन देखोगे, जो मर्करी का लेवल है वो ऑसिलेशन देखोगे, ठीक है। तो उसमें ऑसिलेशन जब दिखेंगे आपको, उस ऑसिलेशन को, जो फर्स्ट ऑसिलेशन दिखेगा आपको, ठीक है, जहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट होगा उसको बोल देंगे हम यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जहाँ पर ऑसिलेशन बंद हो जाएगा उसको बोल देंगे हम यह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और सिग्मोमैनोमीटर को आपको आई लेवल पे मॉनिटर करना है। अब बात करते हैं कि हम ये जो ब्लड प्रेशर कफ बांधते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो 40% होनी चाहिए हमारी अपर आर्म सरकमफ्रेंस के, ठीक है। तो अपर आर्म सरकमफ्रेंस का 40% होना चाहिए। अगर ये 40% से ज़्यादा आएगा तो हमारी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसकी लेंथ होनी चाहिए विड्थ की डबल या डबल से ज़्यादा, तो ठीक है, या 100% ऑफ अपर आर्म सरकमफ्रेंस, डबल द विड्थ, या फिर मोर देन डबल, है ना। तो आपको विड्थ है वो डबल लेनी है या डबल से ज़्यादा लेनी है। अब देखिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया जो आपको याद रहे, जैसे न्यूबॉर्न के लिए विड्थ 3, तो इसका डबल हो जाएगा लेंथ 6। इन्फेंट के लिए विड्थ 5, लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा 15। एडल्ट के लिए ये 8 और 21 है। एडल्ट आर्म के लिए 13 विड्थ है और लेंथ इसकी 26 से भी ज़्यादा नहीं, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लमसम आप कह सकते हैं डबल से आप थोड़ा ज़्यादा मेजर करके चल सकते हैं। एडल्ट थाई के लिए 20 और इसका डबल हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइज़ है उसके में एक आपको ध्यान रखनी है कि जो विड्थ है उसका हमेशा डबल या डबल से ज़्यादा होगा आपकी लेंथ, ठीक है। और ये विड्थ कितनी होगी, अपर आर्म सरकमफेरेंस का 40%, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है मेजरमेंट में, जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो कम या ज़्यादा आ सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें हम कम बीपी की। तो देखिए जब वाइड कफ होगा, ठीक है, जो अपर आर्म सरकमफेरेंस से 40% जो लेना है हमें विड्थ, अगर उससे ज़्यादा विड्थ लेंगे तो बीपी कम आएगा। अगर हम बीपी को हार्ट लेवल से ऊपर लेंगे, ठीक है, जो हमारा आर्म है वो कहाँ होना चाहिए, हार्ट लेवल पे, लेकिन अगर आर्म हार्ट लेवल से ऊपर होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी बीपी लो आएगा। तीसरी चीज़, अगर टाइट कफ होगा, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बीपी कफ को बांधते हैं तो हम इतना गैप होना चाहिए कि एक फिंगर उसमें इजीली इंसर्ट कर दे। अगर एक फिंगर भी बिल्कुल भी नहीं इंसर्ट करे तो टाइट कफ में हमेशा बीपी कम आता है। और अगर आपने क्विक डिफ्लेट कर दिया है, जो इन्फ्लेटर बलून को आपको 2 to 3 mmHg पर सेकंड डिफ्लेट करना होता है, उसको आपने अचानक से अगर डिफ्लेट कर दिया तो वहाँ पर बीपी की जो रीडिंग है वो आपको कम मिलेगी। अब दूसरी बात करते हैं हाई बीपी कहाँ देखने को मिलेगा, तो जहाँ पर आप नैरो कफ अपर आर्म सरकमफेरेंस में जो 40% से कम यूज करेंगे तो आपको हाई बीपी देखने को मिलेगा। आर्म अगर हार्ट लेवल से नीचे होगा, लूज कफ होगा, ठीक है, लेग्स क्रॉसओवर कर रखे होंगे तब भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर स्लो डिफ्लेट करते हैं, अगर आप डिफ्लेट स्लो करोगे तो उस सिचुएशन में भी आपको बीपी की रीडिंग हाई मिलेगी। अब देखते हैं हम कुछ नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल टर्म जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल बीपी कितना है, 120/80। अब अगर ये 122 139 मिले तो ये है सिम्टम किसका, प्री हाइपरटेंशन का।
और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना मिलना चाहिए इसमें 80 to 89। यहाँ पे कोई मेडिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी आजकल की डेली लाइफ में 120/80 से ऊपर ही होता है बीपी, ठीक है। तो ये आजकल नॉर्मल कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। हाइपरटेंशन फर्स्ट बोला जाता है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 99 हो, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन 1। हाइपरटेंशन 2 में क्या होता है कि 160 से ज़्यादा हो रहा हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हो रहा हो आपका 160 से ज़्यादा। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाओगे। नेक्स्ट आता है हाइपोटेंशन। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो और डायस्टोलिक 60 से कम हो तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो आज हमने ब्लड प्रेशर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमें इस क्लास से रिलेटेड कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हम अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में रख के बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है शिवम। बाय बाय, टेक केयर।